प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुख सूत्र, जिसके तृतीय परिच्छेद की चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है, और उसके अंतर्गत हम यहाँ परोक्ष प्रमाण को समझ रहे हैं। परोक्ष प्रमाण, उसके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 भेद हैं, जिसमें से स्मृति किसे कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं, तर्क और अनुमान का क्या स्वरूप है, ये हम समझ चुके हैं। और आप लोगों के माध्यम से कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस विषय को और अच्छे से स्पष्ट अपने ज्ञान में कर लिया और दूसरे के भी ज्ञान में वह निमित्त बने। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे और हमारा जो विषय चलता है उस पर हम वापस आएंगे। ठीक है, देखिए साधना साधन से साध्य का जो ज्ञान होता है वह अनुमान कहलाता है, ये हमने समझा था। ठीक है, फिर 11वें नंबर सूत्र में साधन क्या होता है, साधन किसे कहते हैं, उसका स्वरूप बताते हुए आचार्य के साथ जिसका अविनाभाव होता है उसे हेतु कहते हैं अथवा उसे साधन कहते हैं। साधन कहना, हेतु कहना एक ही बात। ठीक है, तो इसे अविनाभाव कहा। अब अविनाभाव दो प्रकार का होता है, इसके दो भेद होते हैं जो 12वें नंबर सूत्र में बताए, सहभाव नियम और क्रमभाव नियम। ठीक है, तो सहभाव नियम और क्रमभाव नियम के भेद से अविनाभाव दो प्रकार का होता है। ये सहभाव माने एक साथ रहने वाला साध्य साधन का संबंध, और क्रम भाव माने क्रम पूर्वक होने वाला साध्य साधन के संबंध। ठीक है, यहाँ 12वें नंबर सूत्र तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। अब हमें 13वें नंबर सूत्र से सहभाव नियम अविनाभाव जो है उसका स्वरूप समझना है। ठीक है, देखिए तो फिर अपन 13वें नंबर सूत्र से चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं सूत्र बोलता हूँ आप लोगों के लिए। सहचारिणो व्याप्य व्यापकयोश्च सहभावः, सहचारिणोर व्याप्य व्यापकयोश्च सहभावः। ठीक है, सहचारिणो देखिए सहचारिणोर, जो व्याप्य के ऊपर रा है वो हमें पहले पढ़ना होगा। सहचारिणोर व्याप्य व्यापकयोश्च सहभावः, पढ़ने में आ रहा है सभी लोगों को? पढ़ पा रहे हैं आप लोग? एक बार पढ़ के देख लीजिए सभी लोग, पढ़ पा रहे हैं आप लोग? इजी है। देखिए क्या क्या है इसमें, शब्द अपन अलग अलग करते हैं। सहचारिणः व्याप्य व्यापकयोः च, सहचारिणः व्याप्य व्यापकयोः च, शा जो है वो विसर्ग बन जाएगा। ठीक है, और चा तो फिर बच ही गया, चा माने और। इसका मतलब बहुत इजी हुआ सूत्र का कि सह व्याप्त व्यापक पदार्थों का सहभाव अविनाभाव नियम होता है, अथवा सहभाव नियम अविनाभाव होता है, ये सही शब्द है। सहभाव नियम अविनाभाव होता है किस किसके, किसके होता है? सहचारी के और व्याप्त व्यापक। ठीक है, दो चीजें हैं, अभी हम समझेंगे इन सबका मतलब। सहचारिणः व्याप्य व्यापकयोः च सहभावा, सहचारी में और व्याप्य व्यापक पदार्थों का सहभाव नियम अविनाभाव होता है। ठीक है, सूत्र तो समझ में आया। इसका मतलब सहभाव अविनाभाव नियम दो प्रकार का या दो तरीके से घटित होता है। वो किस प्रकार से घटित होता है? एक तो सहचारी के साथ, ठीक है, और दूसरा व्याप्य व्यापक के साथ। किस किस पे घटित होता है पहले याद कर लीजिए, याद हुआ आप लोगों को?
सहभाव अविनाभाव नियम, सहभाव नियम अविनाभाव, तो यही सही। सहभाव नियम अविनाभाव किस किस के साथ घटित होता है? सहचारी के साथ और व्याप्य व्यापक के साथ। ठीक है, कौन कौन दो हैं? सहचारी और व्याप्य व्यापक। याद हुआ? देखिए अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। सहचारी क्या होता है? सहचारी माने साथ साथ रहना। क्या होता है सहचारी? साथ साथ रहने को सहचारी कहते हैं। यहाँ क्या साथ साथ रहेगा? अविनाभाव। अविनाभाव क्या होता है? साध्य साधन का संबंध। ठीक है, साध्य और साधन जो है, जो एक साथ रहते हैं, एक साथ रहने वाले साध्य और साधन के संबंध को सहभाव नियम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? से ही भाव को सहचारी कहते हैं। समझ रहा हूँ? सुनाई दिया क्या कहा मैंने? एक साथ रहने वाले साध्य और साधन के संबंध को सहचारी अथवा सहभाव कहते हैं। ठीक है, एक साथ, जैसे जैसे अपन समझ लें, उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे पुद्गल है, पुद्गल है, तो पुद्गल में रूप और रस क्या है? ये क्या है? ये सहचारी हैं। सहचारी हैं मतलब इनको एक साथ में कोई विरोध नहीं है। एक बात और बता दूं लगे हाथ, एक होता है सह अवस्थान दोष, होता है सह अवस्थान दोष। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक साथ रहने में विरोध प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नित्य और अनित्य एक साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? अरे क्यों नहीं रह सकते? वस्तु में तो एक साथ नित्य और अनित्य है ही। आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, तो आत्मा में नित्य और अनित्य एक साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? रह रहे हैं ना। आत्मा नित्य, शशि जी आपको समझ में आ रहा है? आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। ठीक है, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा नित्य है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा अनित्य है। ठीक है, इसलिए आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। इसका मतलब एक साथ रहने में कोई दोष नहीं है इनके। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आत्मा चेतन और अचेतन दोनों है? क्या आत्मा चेतन और अचेतन दोनों है? नहीं, चेतन और अचेतन दोनों नहीं है। इसका मतलब चेतनत्व और अचेतनत्व के एक साथ रहने में सह अवस्थान दोष है। समझ में आ रहा है? जब सास और बहू की ज्यादा बिगड़ जाती है तब क्या होता है? तब दोनों के सह अवस्थान दोष हो जाता है। दोनों कहते हैं कि भाई अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, है ना, अब बहुत हो गया, अब बहुत अति हो गई, है ना। जब दो लोग एक साथ नहीं रह पाए, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसे क्या कहा जाता है? सह अवस्थान दोष कहा जाता है। कि जैसे हम सिद्ध करें कि आत्मा चेतन भी है और अचेतन भी है, तो कहेंगे नहीं नहीं, आत्मा चेतन और अचेतन दोनों नहीं है, सह सह अवस्थान दोष है। क्योंकि चेतनत्व और अचेतनत्व दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मैं आपसे कहूं, जीव रूपी भी है और अरूपी भी है, सही है? नहीं, नहीं है सही।
जीव रूपी और अरूपी दोनों नहीं है, जीव अरूपी है। ठीक है, रूपी तो पुद्गल होता है, रूपिणः पुद्गला तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने कहा। आप लोग को सुनाई दे रहा है? ब्रेक हो रही है आवाज? सुनाई दे रही है? अब सही सुना दे रही है आवाज? चलिए, मैंने आपसे पूछा जीव रूपी और अरूपी दोनों है? नहीं सुधा जी, दोनों नहीं है। जीव अरूपी है, रूपी तो पुद्गल होता है। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने कहा है रूपिणः पुद्गला, मतलब पुद्गल का स्वभाव है रूपी, पुद्गल रूपी होता है, जीव रूपी नहीं होता। इसका मतलब रूपी और अरूपी के होने में सह अवस्थान दोष है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, जीव ज्ञानमयी और सुखमयी है? हाँ, जीव ज्ञानमयी भी है और सुखमयी भी है। इसका मतलब ज्ञान वाला और सुख वाला होने में, एक साथ रहने में कोई दोष नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पुद्गल में रूप और रस दोनों एक साथ रह सकते हैं? अविनाभाव है कि नहीं, बताइए। आपको समझ में आ रहा है? मुझे नेटवर्क की वजह से कुछ पता नहीं चल पा रहा। आवाज ब्रेक हो रही है अभी भी? आवाज ब्रेक हो रही है कि अब ठीक आ रही है? आ रही, ठीक आ रही है। चलिए, बीच बीच में थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे आपको सुनाई नहीं दिया। देखिए, आत्मा ज्ञानमयी और सुखमयी है, ठीक है, तो दोनों एक साथ रह सकते हैं। पुद्गल रूप वाला भी है और रस वाला भी है। क्यों? क्योंकि दोनों का सहभाव नियम है। सुनिए मैं क्या समझा रहा हूँ, सहभाव नियम। और कैसा है? अविनाभाव, एक के बिना दूसरा नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा सिर्फ सुखमयी हो और ज्ञानमयी ना हो? नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा ज्ञानमयी हो और सुखमयी ना हो? समझ में आ रहा है? इसका मतलब ज्ञान का सुख के साथ, सुख का ज्ञान के साथ अविनाभाव नियम है। समझ में आया? क्या कहा? सुख का ज्ञान के साथ और ज्ञान का सुख के साथ क्या है? अविनाभाव नियम है। ठीक है, इसे अविनाभाव नियम कहा जाता है। ऐसे ही पुद्गल पे घटाइए, घटाइए। पुद्गल में रूप और रस का कौन सा संबंध है? सहचारी अविनाभाव। क्या कहते हैं इसको? सहचारी अविनाभाव। ये दोनों का एक साथ रहना और ये अविनाभाव संबंध है। ठीक है, अगर रूप है तो उसमें रस भी है, रस है तो उसमें रूप भी है। ठीक है, भले ही हम पता लगा, हमें लगे ना लगे, हम माने ना माने। जैसे वायु है, तो वायु का स्पर्श हमें समझ में आता है, ठंडी वायु, गर्म वायु, ये स्पर्श समझ में आता है। लेकिन वायु का रस बताओ, हवा कैसी है? खाने में टेस्टी होगी। तो इसका मतलब हवा में, वायु में रस नहीं है। वायु पुद्गल होने से, वायु का एक जीव की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पौद्गलिक रूप की बात कर रहे हैं, तो उसमें रूप भी है, रस भी है, स्पर्श वाला होने से। क्योंकि स्पर्श का रूप के साथ, रूप का रस के साथ इत्यादि, इन दोनों का आपस में कैसा है? अविनाभाव संबंध है। कौन सा अविनाभाव संबंध है? सहचारी अविनाभाव।
कि ये दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रहते। आ रहा है समझ में, ख्याल में आ रहा है? ज्ञान पे लगा सकते हो, जीव पे लगा सकते हो, जैसे ज्ञान का, सुख का, वीर्य का, ठीक है, इन सब का क्या है? सहचारी अविनाभाव, ठीक है, ये एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। जैसे नींबू पर घटाइए, नींबू का रूप और नींबू का रस दोनों क्या है? सहभावी अविनाभाव। सुनाई दिया आप लोगों को? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? भैया अभी सुनाई दे रहा है, कभी कभी बीच बीच में होता है, अदरवाइज ठीक है। चलिए, नींबू वाली बात सुनिए आप लोगों ने? हाँ, चलिए अब सुनिए। नींबू का रूप और रस दोनों एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते? और दोनों का अविनाभाव संबंध है कि नहीं? ठीक है, क्या नींबू का रूप रस के बिना रह सकता है? क्या नींबू का रस रूप के बिना रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो नींबू का रूप और रस में क्या है? अविनाभाव। कौन सा? सहचारी। समझ में आ रहा है? तो ये कहलाएगा सहचारी नियम अविनाभाव। ठीक है, रूप रस को छोड़कर, रस रूप को छोड़कर नहीं होता। ऐसे आम पर लगा ली, ठीक है, आम का रूप रस को छोड़ के और रस का रूप आम को छोड़ के, मैंने रूप रस को, रस रूप को छोड़ करके नहीं होता ना। आम का कोई रूप भी है तो इसका मतलब उसका रस भी होगा, और उसका रस भी है तो उसका मतलब उसका रूप भी होगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? अविनाभाव। ख्याल में आ रहा है? और कौन सा अविनाभाव? सहचारी। एक साथ रहते हैं ना रूप और रस। ऐसा तो नहीं है कि पहले रूप हो बाद में रस हो, या पहले रस हो बाद में रूप हो। ठीक है, एक साथ होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सहभावी, सहचारी। ठीक है, और इन दोनों का साथ साथ रहना ही सहभाव नियम अविनाभाव है। इसी प्रकार से होता है व्याप्य व्यापक। दो है ना सहभाव के, एक तो सहचारी और दूसरा व्याप्य व्यापक। सहचारी समझ में आया? एक साथ रहना, एक साथ अविनाभाव संबंध होना, वह क्या कहलाता है? सहचारी। और व्याप्य व्यापक क्या होता है वो समझिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। व्यापक, व्यापक होता है बड़ा और व्याप्य होता है छोटा। क्या कहा? व्यापक है बड़ा और व्याप्य है छोटा। समझ में आ रहा है? जो अधिक देश में रहता है वह व्यापक कहलाता है, और जो एक देश या अल्प देश में रहता है वह व्याप्य कहलाता है। पहले परिभाषा समझ में आई? जैसे वृक्षपना और आम, वृक्षत्व और आम्रत्व। ठीक है, तो बोलिए कौन सा व्याप्य होगा और क्या कौन सा व्यापक होगा? परिभाषा से लगा लीजिए। आम हो गया व्याप्य और पेड़ हो गया व्यापक, क्योंकि पूरे में आम थोड़ी ना व्याप रहा है। जो सकल देश में हो, सभी में हो, वह क्या होता है? व्यापक होता है। तो पेड़ में जो पेड़ पना है, समझ में आ रहा है? वृक्ष में जो वृक्ष पना है वो कहाँ कहाँ है? आम में भी है, पत्तियों में भी है, टहनियों में भी है। ठीक है, हम सबको पेड़ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो पेड़ पना तो सभी में व्याप रहा है, लेकिन आम किसे कहते हैं? पत्तियों को आम कहते हैं, टहनियों को आम कहते हैं, जड़ों को आम कहते हैं। वो सिर्फ आम को ही तो आम कहते हैं ना। तो आम अल्प देश में है, और वृक्षपना जो है, पेड़ पना है, वो सभी जगह है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है? ऐसे शरीर पे भी घटा लीजिए।
शरीर का शरीरपना सभी में है, लेकिन हाथ सिर्फ एक एरिया में है, आंख एक एरिया में है। तो शरीर का शरीरत्व व्यापक हो गया, आंख, नाक, कान, मुंह आदि ये सब क्या हो गए, व्याप्य हो गए। समझ में आ रहा है? आप ये पैर को तो आंख नहीं बोलोगे ना, लेकिन वहां शरीर तो है ही। आप नाक को तो आंख नहीं बोलोगे, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं, अपने घरों में सिखाते हैं ना, बेटा ये क्या है, आईज, ये क्या है, नोज, ये क्या है, इसे बताते हो नहीं, बच्चे सब बता देते हैं। इसका मतलब ये आंख नहीं है, लेकिन ये शरीर तो है। ये नाक नहीं है, लेकिन ये शरीर तो है। शरीरपना कहाँ कहाँ है? शरीरपना तो पूरे में व्याप रहा है, इसीलिए वह क्या कहलाएगा, व्यापक। ठीक है, और जो एक देश में रहता है वह कहलाता है व्याप्य। तो इस प्रकार से वृक्षत्व और आम्रत्व, ये जो व्याप्य व्यापक है, व्याप्य व्यापक पदार्थों में भी अविनाभाव होता है। ये भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बोलो, रह सकते हैं? आंख शरीर के बिना, शरीर आंख के बिना रह सकती है? देखो मैं आपसे पूछूं, ये क्या है? क्या है ये? हाथ है, ठीक है। ये शरीर नहीं है? नहीं नहीं, ये शरीर नहीं है, ये हाथ है। ठीक है, हटा दो, काट दो। फिर हमने कहा, नहीं काट दो ना, इमेजिनरी। हमने कहा ये क्या है? नाक है, ये शरीर नहीं है, हटा दो। ये क्या है? ये शरीर नहीं है, यहाँ से हटा दो। क्या बचेगा? बताओ क्या बचेगा? फिर तो आंख, नाक, कान के अलावा तो शरीर कुछ और है ही नहीं। और शरीर के अलावा आंख, नाक, कान कुछ है ही नहीं। देखो आप समझना, हमने आपसे पेड़ की टहनियों को लेकर के पूछा कि ये पेड़ है, आपने कहा नहीं नहीं ये पेड़ नहीं है, ये तो टहनी है। हटा दो टहनी, हटा दो टहनी, तो पेड़ है ही नहीं, हटा दो टहनी। हमने पत्तों से पकड़ के पूछा, ये पत्ते पेड़ है? एक्चुअल में देखा जाए तो पेड़ है, क्योंकि उसमें पेड़ पना सभी में व्याप रहा है, व्यापक है ना। लेकिन किसी ने कहा, किसी भोले प्राणी ने कहा कि नहीं नहीं, पत्तियां कैसे पेड़ हो सकती हैं, पत्तियां थोड़ी ना पेड़ है, तो हटा दो पत्तियां। फूल पेड़ है? नहीं नहीं, फूल भी नहीं है, हटा दो। फल पेड़ है? नहीं वो भी नहीं है, हटा दो। तना, तना पेड़ है? नहीं नहीं, वो तो तना है, पेड़ कहाँ है, हटा दो। जड़ पेड़ है? नहीं नहीं, वो तो जड़ है नहीं, जड़ तो जड़ है, पेड़ थोड़ी ना, हटा दो। कहाँ है पेड़? फिर पेड़ क्या है? अरे भाई, पत्तियां, टहनियां, तना, जड़ इत्यादि के अलावा और कोई थोड़ा ना पेड़ होता है। इसका मतलब इन्हीं में ही पेड़ पना व्याप रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इन अंगों के अलावा कोई और शरीर थोड़ी ना होता है, इन्हीं अंगों में शरीर व्याप रहा है। इसका मतलब आंख और शरीर दोनों एक साथ है। समझ में आ रहा है? पत्तियां और पेड़ एक साथ है, ख्याल में आ रहा है? चेहरा और शरीर एक साथ है, चेहरा शरीर है? नहीं नहीं नहीं, चेहरा तो चेहरा है, तो हटा दो, फिर क्या बचेगा? इसका मतलब वृक्षत्व और आम्रत्व, इन दोनों में भी सहभावी अविनाभाव है। अविनाभाव, अविनाभाव समझना है, क्योंकि इनके एक के बिना दूसरा नहीं होगा। वृक्षत्व के बिना आम कहीं मिलेगा? हाँ मिलता है ना, ठेले पे मिलता है। अरे भाई ठेले पे जो निकाल के मिलता है दुनिया में, वो भी ठेले पे भी तो कहीं ना कहीं से लाया ही है। ऐसा तो है नहीं कि उसने अपने घर में प्रयोगशाला में बनाया है। ख्याल में यार आया तो वो वृक्ष से ही है। इसका मतलब आम वृक्षत्व के बिना और वृक्षत्व इन टहनी आदियों के बिना होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब इन दोनों में कौन सा संबंध है? अविनाभाव संबंध है। ऐसे ही शरीर और शरीर के अंगों पर भी लगाना है। जैसे हाथ है, नाक है, कान है, ठीक है, ये व्याप्य है, और हमारा शरीर जो है वो व्यापक है। अब इन दोनों का कौन सा संबंध है? इन दोनों का सहचारी अविनाभाव संबंध है। कैसे? क्योंकि आंख शरीर के बिना, शरीर आंख के अलावा और कुछ नहीं है, और इन दोनों में कौन सा संबंध है? अविनाभाव संबंध है। ख्याल में आया? समझ में आ गया आप लोगों को? अविनाभाव, सहचारी अविनाभाव समझ में आया? तो दो पे घटित होता है, दो भेद हैं। कौन कौन सा सहभाव? एक सहचारी अविनाभाव, ठीक है। सहभाव अविनाभाव के दो भेद हैं, कौन कौन से? सहचारी अविनाभाव और व्याप्य व्यापक।
ठीक है, अविनाभाव। इस प्रकार से दो भेद हुए। समझ में आया आप लोगों को? देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रम भावी को समझते हैं 14वें नंबर सूत्र की ओर। पूर्वोत्तर चारिणो कार्य कारणयोष्ट क्रम भावा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ता हूं। पूर्वोत्तर चारिणो कार्य कारणयोष्ट क्रम भावा। बोल पा रहे हैं आप लोग? सूत्र पढ़ने में आ रहा है? बुलवा लेता हूँ, थोड़ा बीच बीच में चेक कर लेना चाहिए, है ना? ऐसे हमेशा ही नहीं चलना चाहिए। किससे बोलूं? जिनकी वीडियो ऑन है सिर्फ मैं उन्हीं से ही पूछूंगा, है ना? जिनकी वीडियो ऑन नहीं है उनसे तो नहीं पूछूंगा। लता जी पढ़ेंगे आप? हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पूर्वोत्तर चारिणो कार्य कारणयोश्च क्रम भावा। बहुत सुंदर। यूजर पढ़ेंगे? अब पता नहीं यूजर कौन है। हाँ जी भैया, जरा घर में बीमारी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं खोली। कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ बोलिए। पूर्वोत्तर चारिणो कार्य कारण योग के क्रम भाव है। बहुत सुंदर। भैया जी एक क्वेश्चन और था। हाँ बोल। कुछ पहले उसमें ना पुस्तक में सिंह पाठवादी लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं? पहले उसमें 13वें सूत्र में हाँ और सिंह पाठवादी व्यापक कहलाते हैं। सिंह पाठवादी का मतलब क्या हुआ? क्या कि मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। भैया पहले 13वें सूत्र में व्रक्षत और सिंच पातवादी लिखा हुआ है। सिंच पातवादी व्यापक। सिंच पातवादी का मतलब क्या हुआ? कहाँ लिखा हुआ है? मेरे सूत्र में तो नहीं लिखा है। पहले 13वें सूत्र में हिंदी में व्याख्या में तथा व्रक्षत और सिंच पातवादी व्यापक कहलाते हैं। चलिए देख के बताता हूँ मैं आपको। मेरे पास जो एडिशन है उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है। चलिए अभी जो हम समझ रहे हैं उसको समझ लेते हैं। मैं एक बार देख लूंगा और फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ग्रुप पे बता। आप ग्रुप पर ज्वाइन है? हाँ जी। ठीक है, तो फिर मैं आपको उसमें, आप एक बार वहाँ मुझे पीडीएफ भेज दीजिएगा, मैं उसको देख के फोटो क्लिक करके देख के भेज दीजिए, तो मैं देख लूंगा। चलिए अभी हम यहाँ क्रम भाव को समझ लेते हैं। चलिए, दो लोगों से मैंने बुलवाया और दोनों ही लोग पास हो गए। चलिए अब हम क्रम भाव को समझते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर चारिणो कार्य कारणयोश्च क्रम भावा। सहचारी के कितने भेद थे? ये सब आप चार्ट बनाते जाना, समझ रहे हैं? अगर आप चार्ट बनाते जाएंगे ना तो फिर तो ध्यान रहेगा कि अविनाभाव, सहचारी अविनाभाव, क्रम भावी अविनाभाव। फिर सहचारी के भी दो भेद हैं, ठीक है, क्रम भावी के भी दो भेद हैं। अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। देखिए, अच्छा ये आप कह रहे हैं रूप रसादी सदा साथ साथ रहते हैं अतः सहचारी कहलाते हैं, तथा वृक्षत्व और शिंश पातत्व आदि व्यापक कहलाते हैं। शिंश पातत्व माने फल, कोई एक फल का प्राचीन नाम होगा, वो आम ही है या कौन है वो मैं देख के बता दूंगा। लेकिन यहाँ शिंश पात्व आदि, ठीक है, उसकी या तो फल, वृक्ष पना या उसकी टहनी पना, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था ना, वही है। ठीक है, शीर्ष पातत्व वृक्ष का ही कोई अंग है जिसका प्राचीन नाम है। एक बार संस्कृत में क्या इसका अर्थ होता है या प्राचीन हिंदी में क्या अर्थ है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लगभग कुछ ऐसा ही होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रम भाव को समझते हैं। चलिए
इसको अलग अलग कर लेते हैं जो शब्द मिले हुए हैं। पूर्व उत्तर चारिणो, ठीक है, पहला शब्द पूर्वोत्तर चारिणो, क्या क्या बना, पूर्व उत्तर चारिणो। अगला देखिए, कार्य कारणयोश्च, माने कार्य और कारणयोः, च क्रम भावः, माने क्रम भाव की बात हो रही है। दो भेद हैं, एक तो पहला पूर्वचर और उत्तरचर, और दूसरा कारण और कार्य या कार्य कारण, ठीक है, यहाँ कार्य पहले है और कारण बाद में है, तो वैसा कर लीजिए, ठीक है। दो भेद हो गए क्रम भाव के, कौन कौन से, चार भेद नहीं है, दो भेद हैं, ऐसा मत करना पूर्वचर पहला फिर उत्तरचर दूसरा, है ना, कार्य पहला वो तीसरा और कारण चौथा, ऐसे चार नहीं है, दो है, पूर्वचर उत्तरचर एक, कारण और कार्य अथवा कार्य और कारण दो, ठीक है। इस प्रकार क्रम भाव अविना भाव के दो भेद हैं। सहचारी में क्या था, साध्य साधन एक साथ थे, और क्रम भाव में क्या होगा, कॉमन सेंस लगा लो, क्रम भाव, क्रम भाव, क्रम क्रम, इसका मतलब साध्य और साधन क्रमशः होते हैं, लेकिन फिर भी अविनाभाव होते हैं, ठीक है। इसका अविनाभाव संबंध समझ में आ रहा है। तो पूर्वचर उत्तरचर तथा कार्य और कारण में क्रम भाव नियम अविनाभाव होता है, ठीक है। अब क्रम भाव अविनाभाव क्या होता है, काल के भेद से क्रम पूर्वक, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, क्रम पूर्वक होने वाले साध्य और साधन के संबंध को क्रम भाव नियम अविनाभाव कहते हैं, ठीक है। क्रम पूर्वक होने वाले साध्य साधन के संबंध को क्रम भाव नियम अविनाभाव कहते हैं, ठीक है। पहला भेद कौन सा है, पूर्वचर और उत्तरचर। उत्तरचर पहले होने वाली पर्याय बाद में होने वाली पर्याय के साथ अविनाभावी है। क्या कह रहे हैं, पहले होने वाली पर्याय बाद में होने वाली पर्याय की अविनाभावी है। अब यहाँ तो कृतिका नक्षत्र का उदय और फिर रोहिणी नक्षत्र का उदय, अब ये तो कृतिका और रोहिणी समझाने में मुझे पसीना आ जाए, है ना, मैं आपको संडे मंडे समझा देता हूँ, ठीक है। हम थोड़ा एग्जाम्पल तो चेंज कर ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे संडे और मंडे, इनमें क्या है, बोलिए क्या है, इनमें है उत्तरचर और पूर्वचर क्रमभावी नियम अविनाभाव। संडे के बाद नियम से क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, कुछ भी आ सकता है, ऐसा है क्या, नहीं है ना। इस संबंध में हम सभी को निशंक है, हम सभी निशंक हैं। सम्यक दर्शन का पहला अंग है ना निशंकित, हम सब उस इस संबंध में निशंक हैं। किससे निशंक है, कि संडे के बाद निश्चित रूप से क्या आने वाला है, मंडे ही आने वाला है। इसका मतलब पूर्वचर और उत्तरचर, इनमें क्या हो गया, अविनाभाव हो गया। समझ में आ रहा है, ख्याल में आ रहा है, ठीक है। एक एक देखो, जैसे गेहूं की एक एक पर्याय है, आटे की एक एक है, रोटी की एक एक पर्याय है, होती है कि नहीं होती है। आपको पता है ना कि रोटी जब सिकेगी तो अब कैसे सिकेगी, कैसे होगी, तो क्रमशः होता है कि नहीं होता है, अचानक से कुछ भी हो जाता है। भोजन भी आप बनाते हैं तो भोजन बनाने का भी एक व्यवस्थित क्रमशः नियम होता है कि नहीं होता है, कि कुछ भी हो सकता है, नहीं होता ना। तो माने जैसे उबली हुई नहीं, माने बिना उबली दाल के फिर उबली हुई दाल की पर्याय, फिर अगली पर्याय, फिर अगली पर्याय, है ना, समझ में आ रहा है। जैसे पूर्वचर और उत्तरचर अविनाभाव कहेंगे, पूर्वचर उत्तरचर के साथ अविनाभावी है, ठीक है। पूर्वचर मतलब पहले होने वाली पर्याय, उत्तरचर माने बाद में होने वाली पर्याय, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये ख्याल में आया। जैसे संडे मंडे लगा लीजिए आप, संडे मंडे के साथ जनवरी फरवरी लगा लीजिए, ठीक है, ऐसे उदाहरण।
अब अगला कौन सा, कार्य कारण और अभाव। कार्य कारण भी समझ लेते हैं, ठीक है। कार्य कारण क्या ऐसा होता है कि एक कारण है और दूसरा उसका कार्य है, तो इस कारण और कार्य में अविनाभाव संबंध क्रमशः ही होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे धुआं और अग्नि, हमारा पुराना दृष्टांत। धुआं और अग्नि में कौन सा अविनाभाव है? अविनाभाव है, ये तो आपको पहले बता चुके हैं। क्यों? क्योंकि अविनाभाव है तभी तर्क बना और तभी वो अनुमान प्रयोग हुआ। ये सब अनुमान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं अपन। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं और व्याप्ति भी ऐसी घटित होती है। अविनाभाव का दूसरा नाम ही व्याप्ति है, समझ में आ रहा है। और उस व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। तर्क को ही प्रयोगात्मक रूप से लाना अनुमान है। तो हम सारी वही बातें समझ रहे हैं। तो तर्क कैसा है? धुआं और अग्नि में क्या कौन सा संबंध है? तो धुएं और अग्नि में, यहाँ कहा कि अग्नि और धुआं में कारण कार्य संबंध है और उनमें अविनाभाव है। अविनाभाव है ये तो हम पढ़कर आए हैं, लेकिन कौन सा वाला है? कारण कार्य क्रम अविनाभाव नियम है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे पूछूं, जैसे आम की खट्टी, मीठी, हरी, पीली आदि पर्याय हो रही हैं, ये क्या है? तो पूर्वचर और उत्तरचर, ठीक है। हरी पर्याय के बाद कौन सी होगी? एक 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 कर सकते हैं ना, ठीक है। तो माने पूर्वचर उत्तरचर की कारण होती है, फिर धीरे धीरे बनती है। एक कली से धीरे धीरे फूल खिल जाता है ना, ख्याल में आ रहा है। एक छोटी सी बौर से ना एक पूरा एकदम पका आम बन जाता है एक दिन, खाने लायक स्वादिष्ट। तो ये पूर्वचर उत्तरचर का क्रमशः होता है। पहले तो क्रम भावी है, ये समझ में आया। तो क्रमशः होता है माने एक एक पर्याय पूर्वचर उत्तरचर की कारण होती है, एक एक पर्याय हो रही है उसमें, ठीक है। इसलिए वो पूर्वचर और उत्तरचर कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सहभाव नियम अविनाभाव और क्रयभाव नियम अविनाभाव के भेद से अविनाभाव दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब एक आंख बंद करके दिमाग में चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले अविनाभाव, उसके दो भेद कौन कौन से? सहभाव नियम अविनाभाव और क्रमभाव नियम अविनाभाव। सहभाव नियम अविनाभाव के दो भेद कौन कौन से? सहचारी और व्याप्य व्यापक, ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट, सुनाई दे रहा हूं? चलिए हाँ, दूसरा अगला पॉइंट सहचारी हो गया। अब क्रम भाव नियम अविनाभाव। क्रम भाव नियम अविनाभाव के दो भेद कौन कौन से? पूर्वचर उत्तरचर और दूसरा कारण कार्य, ठीक है। इस प्रकार से ये अविनाभाव का पूरा स्वरूप हमने ये समझ लिया। इसका निर्णय कैसे होता है? अविनाभाव का निर्णय कैसे होता है? तो यहाँ 15वें नंबर सूत्र में बता रहे हैं तर्कात निर्णय। ये कोई बहुत इसमें डिटेल नहीं है, इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ। 15वें नंबर का सूत्र और देख लीजिए। तर्कात निर्णय, तर्कात निर्णय, तर्कात निर्णय, अच्छा तर्कात तत् निर्णय, अलग अलग कीजिए। तर्कात तत् निर्णय, तर्कात माने तर्क से, तत् माने उसका, किसका? अविनाभाव का निर्णय, माने तर्क से अविनाभाव का निर्णय होता है। इसका मतलब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से नहीं बल्कि तर्क से ही अविनाभाव का निर्णय होता है, आचार्य यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। चलिए इस प्रकार से 15वें नंबर के सूत्र तक की बात हुई। साधन की बात हो गई, ठीक है। अब साध्य की जो बात है, साधन साधना साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का जो ज्ञान है वह अनुमान कहलाता है। साधन को ही क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। और हेतु कैसा होता है? अविनाभावी होता है। आपको पूरा विषय ख्याल में आ पा रहे हैं ना? आप समझ तो पा रहे हैं ना? ठीक है। साधन, देखो हम साधन को समझ रहे थे। साधन का ही दूसरा नाम क्या है? हेतु, ठीक है। और वो कैसा होता है? अविनाभावी, ठीक है। हेतु कैसा होता है? अविनाभावी। अविनाभावी दो भेद, सहभावी
और क्रमभावी। सहभावी के भी दो भेद, सहचारी और व्याप्य व्यापक। क्रमभावी के भी दो भेद, पूर्वचर उत्तरचर और कारण कार्य। तो हमने अभी तक साधन को समझ लिया, हेतु को समझ लिया, अब साध्य को भी समझना बाकी है कि साध्य कैसा होना चाहिए। इसकी चर्चा हम यहाँ कल करेंगे 16वें नंबर सूत्र के माध्यम से, ठीक है। चलिए अभी की कक्षा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। बोले महावीर भगवान की जय।